हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसका नया लेक्चर आज शुरू करेंगे। क्या? स्थूल पदार्थों के गुण। जो कुछ पदार्थ होते हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस, इस तरह के पदार्थ हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सामान्यतः द्रव्य यानी मैटर तीन अवस्था में होते हैं। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, मोटे तौर बता रहा हूँ। उसमें अब देखो, इनमें कुछ रूप में, इनके कुछ रूपों में गुण पाए जाते हैं। क्या क्या गुण पाते हैं? ठोस में प्रत्यास्थता होती है यानी इलास्टिसिटी होती है। द्रव में क्या होता है? दाब होता है, पृष्ठ तनाव होता है, श्यानता होती है, केशिकत्व होता है, प्लवन होता है। प्लवन मतलब तैरना। और गैस में वायुमंडलीय दाब होता है। तो देखो, अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे, होते क्या हैं ये। चलो, तो प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी क्या होती है भाई? इलास्टिसिटी साधारणतः दृढ़पिंड। चलो इसको थोड़ी यहाँ से डेफिनेशन पढ़ते हैं सीधे। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही बदल जाते हैं, परंतु इस बल को हटा लेने पर वस्तु पुनः अपना प्रारंभिक आकार या आकृति प्राप्त कर लेती है। इस वस्तु के इस गुण को, जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति प्राप्त करती है, इसे प्रत्यास्थता कहते हैं। कोई हमने प्रेशर लगाया किसी पे, वो पहले रबड़ है, जैसे रबड़ को हमने खींचा तो तन गई, अपना विरूपित हो गई, उसके बाद छोड़ी तो वहीं आ गई, तो इसको बोलेंगे प्रत्यास्था। अच्छा, प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक पूर्ण प्रत्यास्थ यानी परफेक्टली इलास्टिक वस्तु, और दूसरी होती हैं परफेक्टली प्लास्टिक वस्तुएं, सुगठे। तो देखो, प्रत्यास्थ, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं वे वस्तुएं जो बाह्य बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ यानी परफेक्टली इलास्टिक वस्तुएं। वहीं दूसरी स्थिति में पूर्ण इलास्टिक क्या होती हैं भैया? पूर्ण प्लास्टिक। प्लास्टिक तो वहीं, प्लास्टिक क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो बाह्य बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं। वो क्या है? परफेक्टली प्लास्टिक यानी पूर्ण सुघट है, बोलते हैं, है ना। अच्छा जी, वास्तव में कोई वस्तु ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और ना ही पूर्ण सुघट है यानी प्लास्टिक होती है। वस्तुएं इन दोनों के बीच में होती हैं। लेकिन मोटे तौर पर अब ये याद रखना, यहाँ से ये फैक्ट याद रखना, क्वार्ट्ज जो होता है ना, क्वार्ट्ज, ये पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, और वहीं मोम जो होता है पूर्ण प्लास्टिक यानी सुघटे होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, अब देख लें अगला, प्रतिबल क्या होता है। किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार आकृति में परिवर्तन किया जाता है, तो उस वस्तु की प्रत्येक काट यानी हर एक सेक्शन पर, उसको काटेंगे, हर एक सेक्शन पर, काट पर जो बाह्य बल हम लगाते हैं, वो बल बाहर की तरफ परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। देखो, वह बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर ले। इस प्रकार के बलों को प्रतिबल कहते हैं। देखो समझो दोबारा से, हमने कोई बल लगाया, तो बल की जो सेक्शन होती है, प्रत्येक काट होती है, उस पर बल लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो बाहर की ओर काम करता है। ये काम करता है कि जैसी वस्तु पहले थी ऐसी आ जाए, तो उसी को हम प्रतिबल बोलते हैं। यानी प्रतिबल स्ट्रेस होता है। ठीक है जी। चलो, प्रतिबल क्या होता है? F/A, जहाँ F क्या है? लगाया गया बल है, और A क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, विकृति क्या होती है? स्ट्रेन। देखो, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे विकृति कहते हैं। मतलब मैंने खींचा और जितनी पहले थी उस स्थिति में नहीं आई, थोड़ी सी बाहर रह गई, तो उसको विकृति बोलेंगे। जितनी टेढ़ा हो गया उतनी विकृति होगी। मैंने एक रॉड लिया, रॉड को ताकत लगा के मोड़ा किसी से, और जितनी मुड़ गई उसको विकृति आ गई। वो क्योंकि विकृति का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। विकृति क्या है? एक अनुपात है ना, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हुक का नियम पढ़ लो। अब देखो, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने नियम दिया क्या? यदि किसी वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर विकृति ज़्यादा नहीं है तो उसमें जो प्रतिबल लग रहा है ना उस पदार्थ में, तो प्रतिबल और विकृति दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है जी, ये है। अब देखो, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे प्रत्यास्थता, जिसे क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक, यानी ई से डोनेट करते हैं ना, ई से उसको संकेत होता है इसका, ई। तो ई इजिकल टू, यानी प्रत्यास्थता गुणांक ई इजिकल टू क्या होता है? प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल अपॉन विकृति। अच्छा, अब देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है भाई? सरफेस टेंशन, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ यानी फ्री सरफेस जो होता है न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। देखो,
किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका पृष्ठ यानी जो फ्री सरफेस होता है वो कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप, उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। समझ गए? ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट याद रखना। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। अच्छा, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। यदि किसी द्रव का भार नगण्य हो जाए तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार हो जाएगी। किसी द्रव का क्या हो जाए? क्या हो जाए? शून्य। किसी द्रव का भार शून्य हो जाए, नगण्य हो जाए, तो उसकी आकृति पूर्ण जीरो हो जाएगी, है ना, गोलाकार हो जाएगी पूर्ण। अच्छा, उदाहरण के लिए वर्षा की बूंदें तथा साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होते हैं। इसका कारण यह है कि बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत बड़े समझ में आएगा। अब देखते हैं ससंजक और आसंजक बल। अब देखो, आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें अणु कहते हैं। ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा, एक ही पदार्थ, अब देखो यहाँ से समझ लो आसंजक ससंजक बल क्या होते हैं। ससंजक बल समझते हैं पहले, ससंजक कोहेसिव फोर्स। तो देखो, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे ससंजक बल, जैसे जल के अणुओं के बीच आपस में, जल के दो अणुओं के बीच में जो बल काम कर रहा है उसे ससंजक फोर्स, कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजक यानी एडेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे जल और शहद के बीच में दो अणु रख दिए, जल के और शहद के, उनके बीच में जो काम कर रहा है बल, हैं, उनके बीच में आकर्षण बल जो काम कर रहा है उसको एडेसिव फोर्स यानी आसंजक बल बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? ससंजक आसंजक। अच्छा, तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है, परंतु जल के पृष्ठ पर अगर तेल की बूंद डाली जाए तो वो क्या है? फिल्मी तरह फैल जाएगी, है ना, पृष्ठ तनाव के कारण होता है ये। अब देखते हैं केशिका तो क्या होता है। कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली नली को केस नली कहते हैं या केस का कहते हैं। केस नली में, अब देखो केस नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व क्या बोलते हैं? केस नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना, केस नली, हाँ, केशिकत्व होता है। ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वे कांच की केस नली में ऊपर चढ़ते हैं, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वो केस नली में नीचे उतर जाते हैं। जैसे अब देखो पारा देखो, पारा केस नली में नीचे आता है तो एक कांच को नहीं भिगोता है। वहीं जल में केस नली रख दो, जल उस लेवल से थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो जल क्या है? उसको भिगोता है। केशकत्व का उदाहरण देख लो, जल का पौधों में तनों के रूप में ऊपर पहुंचना, पानी जो ऊपर पहुंचता है पौधों में, लालटेन की बत्ती में तेल चढ़ता है ऊपर, मोमबत्ती में मोम चढ़ता है, फाउंटेन पेन से लिखते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हालांकि रिफिल वाले पेन जो है गुरुत्व का कारण होता है। रिफिल वाला पेन इसके लिए इसका पृष्ठ तनाव कारण नहीं होता, बल्कि रिफिल वाले में गुरुत्व कारण होता है। स्याही सोखता होता है, जो स्याही को सोख लेता है, वो सब केस नली का है। अब देखो, श्यानता पढ़ते हैं, विस्कोसिटी पढ़ते हैं, यानी ये अधिकतम वेग है और ये शून्य वेग है नीचे वाला, और वो अधिकतम है सबसे ऊपर। अब देखो इसमें क्या है, सबसे ऊपर की परत सर्वाधिक वेग से बहती है। अच्छा देखो, और नीचे वाली सबसे कम से, बिल्कुल जीरो से, मतलब स्थिर रहता है नीचे वाली में। तो प्रत्येक परत अपने से नीचे की परत को आगे धकेलती है। मतलब ऊपर वाली सबसे तेज बह रही है ना, वो नीचे वाली को धकेल रही है, उससे नीचे वाली को धकेल रही है, तो ये अपने आप को धकेलती, नीचे वाली को धकेलती रहती है। स्पष्ट है कि विभिन्न परतों, अब देखो यहाँ समझो, विभिन्न परतों पर आंतरिक बल कार्य करते हैं जो कि उनकी सापेक्ष गति को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इन बलों को श्यान बल कहते हैं। विभिन्न जो परतें हैं बल की, तरल की, उनके बीच में एक बल काम करता है ऐसे, और जो अपनी सापेक्ष गति को नष्ट, जो आपस की सापेक्ष गति जो होती है उनको नष्ट करने का प्रयास करता है, इसी को श्यान बल कहते हैं। द्रवों के बहाव को बनाए रखने के लिए श्यान बलों के विरुद्ध बाह्य बल लगाना पड़ता है। इन्हीं श्यान बलों के विरुद्ध बाह्य बल लगाना पड़ता है। द्रवों का वह गुण, अब देखो, अब द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। समझिए, श्यानता, दो परत हैं द्रव की, और वो आपस में जो उनकी सापेक्ष गति चल रही है उसको रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनका जो विरोध कर रहे हैं, उस गति का विरोध जो करते हैं, उसी को श्यानता कहते हैं। ठीक है जी, विस्कोसिटी यही होती है। गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन, शहद इत्यादि में अधिक श्यानता होती है। विरोध, श्यानता मतलब ये मत समझना तैरना नहीं,
विरोध, उनके परतों के बीच में विरोध ज़्यादा होगा और पतले द्रवों में अपेक्षाकृत शीघ्र ठहर जाएंगे। यानी देखो, पतले द्रवों की अपेक्षा ये शीघ्र ठहर जाएंगे। कौन से? श्यानता वाले, जो ये ग्लिसरीन है, शहद है, क्योंकि इनमें श्यानता अधिक होती है और इसमें श्यानता कम होगी और टाइम कम लेगा ठहरने में। ठीक है, चलो। जैसे अब देखो, पानी में चीनी मिलाते जाते हैं तो उसकी क्या है, हम श्यानता बढ़ाते हैं, यानी द्रवों के बीच का जो आपस में विरोध करने का गुण है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, ताप बढ़ाएंगे तो घट जाएगी, यानी द्रव पतला होगा और श्यानता घट जाएगी। ठीक है जी। विपरीत, अच्छा, इसके विपरीत गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अच्छा, द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है लेकिन गैसों की बढ़ जाती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती, इंपॉर्टेंट, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। अब देखो, दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अच्छा, मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एकांक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब, द्रव के अंदर तल के h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब क्या होता है? तो दाब P इक्वल टू होता है h गहराई, D क्या है? घनत्व है, और h से क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इन तीनों का आपस में देखो, गहराई, त्वरण और घनत्व का गुणा कर देंगे तो हमारा दाब आ जाएगा। ठीक है। उत्प्लावन बल, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। अच्छा, इस बल को उत्प्लावन बल, मतलब कोई वस्तु हम नीचे डुबा रहे हैं तो ऊपर की ओर बल लगता है, उसमें ऊपर की ओर धकेलती है ना, दबाते हैं, देखा होगा आपने, अपना अनुभव किया होगा। तो जो ऊपर की ओर धकेल रहा है ना बल, वही उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल है, यानी अपथ्रस्ट बल है वही, है ना। उत्प्रेक्ष वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। ये जो बल होता है ना, उत्प्लावन बल, ये वस्तु द्वारा हटाए गए, जो वस्तु बाहर हटा रही है ना, जो वस्तु बल लगा रही है, उसके केंद्र पर काम करता है, इसलिए उत्प्लावन केंद्र, इसी को उत्प्लावन केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है। आत्मरीज का सिद्धांत समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वह वस्तु अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करती है। ठीक है, अपने आभासी कमी होती है, उसके भार में कुछ कमी हम महसूस करते हैं और वो जो कमी होती है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था। ठीक है, अगला देखते हैं प्लवन का सिद्धांत। प्लवन, किसी द्रव में स्थित ठोस वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? वस्तु का भार W, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, और वस्तु का उत्प्रेक्ष बल यानी उत्प्लावन बल F, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है। अब देखो, उत्प्रेक्ष F, उत्प्रेक्ष मतलब उत्प्लावन बल है ये। F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो किसी वस्तु में डूबना या तैरना उन्हीं पर निर्भर करता है। अब जो कंडीशन बनेंगे 3, देखो, यदि W यानी भार बढ़ा है बल से, तो इस दिशा में परिणामी बल क्या होगा? W माइनस F नीचे की ओर कार्य करेगा, अतः वस्तु डूब जाएगी। जब यानी भार ज़्यादा है बल से तो वस्तु डूब जाएगी। अगर भार और बल बराबर है तो वस्तु क्या होगी? तैरने लगेगी। और यहीं भार कम है और वस्तु का बल जो लग रहा है वो ज़्यादा है तो क्या होगा? वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर उठने लगेगी। ये 3 स्थिति बनती हैं। ठीक है, नीचे डूब जाएगी, ऊपर उठेगी और बराबर रहेगी, तैरती रहेगी। ठीक है, किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा, यह द्रव तथा ठोस के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। इसकी गणना निम्न संबंध से होती है। देखो कैसे, ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे ठोस का कुल आयतन। देखो कितना डूब रहा है और उस ठोस का कुल आयतन क्या है, इस दोनों का अनुपात निकालो और बराबर किसके होगा? ठोस के घनत्व और द्रव का घनत्व। मतलब उस ठोस का घनत्व क्या है अपॉन द्रव का घनत्व क्या है, किस द्रव में डुबा रहे हैं, इस पर निर्भर कर देगा। अतः अब इसे एक चीज निकल के आती है, क्या? अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा। यह ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होगा तो क्या होगा? ठोस तैरने लगेगा। अब देखो, यही एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। नदी से अगर समुद्र में कोई जहाज जाता है, थोड़ा ऊपर आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है समुद्र का नदी से, इसलिए ज़्यादा घनत्व तो क्या है? कम भाग डूबेगा, और कम घनत्व है, नदी का कम घनत्व होता है तो वो ज़्यादा भाग डूबा रहता है। ठीक है, ये उदाहरण है। वहीं आप शहद में डालो कोई तो कम डूबेगा, है ना, भारी से भारी सामान डालना बहुत कम डूबेगा, और वहीं जल में डालो वही सामान पूरा डूब जाएगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे। अच्छा, मैं इसको कंप्लीट कराने के बाद आपके क्वेश्चन लगाऊंगा, क्वेश्चन लगवा के, अच्छा इसको समझ लेना, जैसे आपको करना है कर लेना, क्वेश्चन में लगवाऊंगा, मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा आपको रणनीति कैसे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया आपके दिमाग में कैसे छपेगा और इसकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कैसे होगी मैं बता दूंगा लास्ट में। इसको पहले कंप्लीट कर लेने दो मुझे। ठीक है, पहले भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे भौतिक विज्ञान के ही, उसके बाद केमिस्ट्री पे चलेंगे। ठीक है, चलो तो आज यहीं रोकेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। ओके, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।